क्या है, क्या कारण है कि बीएमओ जो कि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अखनूर में तैनात हैं उन पे जो आरोप लग रहे हैं, आपने जो जिनके द्वारा आरोप लगाया गया है उनकी स्टोरी जो है हर किसी ने सुनी, लेकिन जो बीएमओ साहब हैं जिन पे ये आरोप लगे हैं, ना उनसे किसी ने ये जानने की कोशिश की कि ये आरोप जो है सच है या गलत है, इनमें कितनी सच्चाई है। और आरोपी जिन्होंने आरोप लगाया है उनका आप व्यूअर्स ने सब जो है उनके द्वारा जो बाइट्स वगैरह दी गई हैं आपने सुनी हैं, और हमने ये जानने की कोशिश की जिन पे ये आरोप लग रहा है उनका इस पे क्या कहना है। हमारे साथ अनिल शर्मा जी हैं जो कि बीएमओ। क्या कहेंगे, क्या कारण है और कब से आप यहाँ पे तैनात हैं, क्या कारण है ये आरोप आप पे लग रहे हैं? मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि मुझे यहाँ पे सितंबर 2017 में 2017 में मैं यहाँ पे अपॉइंटमेंट हुई थी मेरी। अब मुझे सितंबर महीने में मुझे 3 साल यहाँ पे हो जाएंगे। तो बाकी आपने पूछा कि ये आरोप की बात जो है, तो मैं खुद बहुत दुखी हूँ इस चीज़ को लेके, क्योंकि आज तक मैंने इस चीज़ को कभी ना मैंने अपने लिए कभी सोचा था और ना मैंने ये सोचा था कि ये चीज़ मेरे साथ होगी। मेरा परिवार है, बच्चे हैं, घर में रिश्तेदार हैं, अपना सारा परिवार है, जितना जिसको दर्द है मेरे साथ सब दुखी हैं इस चीज़ को लेके कि ये क्या हो रहा है। अब मेरा फ्रेंड सर्कल है, मेरा 4 लोग मुझे जानते हैं, वो मुझे फ़ोन करके पूछते हैं ये क्या कर दिया तूने, तो मैं किस को सफाई देता फिरूँ मैं। इसलिए मैं इस चीज़ को लेके काफ़ी दुखद हूँ कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों है। बाकी मैं आपको भाई साहब ये बता दूं कि मैंने यहाँ पे जब मैं यहाँ पे आया था तो जैसे आपने इनके व्यूज़ सुने हैं मेरे डॉक्टर्स के, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मैंने उसको रेक्टिफाई किया है, कुछ ऐसा था कुछ जिनको मैंने ठीक करने की कोशिश की है और मैंने ठीक किया भी है। क्योंकि मैंने इन लोगों को आके ये बोला था सभी को, स्टाफ वालों की, कि अगर मैं यहाँ पे बैठ के काम कर रहा हूँ तो आपको भी काम करना चाहिए। तो उनमें से हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात जो है वो बुरी लगी हो, या मतलब कि जो इन्होंने सोचा था कि हम जैसा चाहेंगे वैसा काम करेंगे, वो शायद मैंने नहीं होने दिया। क्योंकि पहले यहाँ पे ये था कि जब किसी की मर्ज़ी करती थी आना है, जब किसी की मर्ज़ी करती थी नहीं आना है, छुट्टी जितनी चाहे घर में बैठे रहना है, जिस सेक्शन में चाहे वहाँ काम करना है, अपनी मन मर्जी मैं आपको बोल सकता हूँ वो करनी है, वो मैंने बंद किया। उन चीज़ों को मैंने रेक्टिफाई किया। हो सकता है उसी चीज़ को लेके कि बीएमओ ये क्या कर रहा है, तो चलो ठीक है, वो भी हुआ। उसके बाद मुझे बाद में अभी पता चल रहा है कि कुछ चंद लोग जो कि यहाँ पे ऑफिस में मुझे आके इंस्टिकेट करते हैं, भड़काते हैं, गुस्सा, और इनको पता है कि ये बोलता है, गुस्सा करता है, तो चलो इसको गुस्सा करवाएंगे तो हम रिकॉर्ड कर लेंगे इसकी बातें। वो भी इन्होंने किया, ये मुझे अभी पता चला है कि इन्होंने ये भी अब मेरे साथ किया है। लेकिन आप जहाँ तक आप मुझे ये पूछ रहे हो कि बात क्या है, सिलसिला क्या है, तो आपको मैं छोटी सी बैकग्राउंड में लेके जाऊँगा कि यहाँ पे 3-4 लोग ऐसे हैं जिनको मैं आपको सबसे पहले एक लड़की का नाम बताता हूँ, बंधु शर्मा लड़की है, वो नीड बेस में लगी हुई है एचडीएफ। बाकी उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इनका जो इशू था सैलरी का, वो था कि हमें सैलरी अप्रैल और मई की सैलरी हमें क्यों नहीं दी जा रही है, और ये बात इन्होंने एंडिंग मई में मेरे साथ की है कि हमें अप्रैल मई की सैलरी क्यों नहीं मिल रही है। तो मैंने कहा कि इनको जो पैसे हैं, सैलरी है, वो मिलती है हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड से। मतलब जो पैसा हमारे पास हॉस्पिटल में आता है, कोई पर्ची का आता है, कोई एक्सरे का आता है, कोई डेंटल सेक्शन का आता है, कोई अल्ट्रासाउंड का आता है, उस पैसे से हम इनका पैसा निकाल के तो इनको तनख्वाह देते हैं। इनका कोई सैलरी हेड नहीं है, कोई सीएमओ की ग्रांट नहीं आती है, कोई डायरेक्टर की ग्रांट नहीं आती है, इनको हम वहाँ से पैसे देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये मेरे पास आते हैं मई की एंडिंग, मई में पता नहीं 25-26, मुझे अभी डेट याद नहीं है। मैंने इनको बोला भैया मेरी बात सुनो, अभी पहले था कि आप इनकी सैलरी जो है महीने की बनती है 2.5 लाख, इनकी 2.5 लाख तकरीबन 2,40,000 या 2.5 लाख इतनी बनती है इनकी। कोई 55-56 लोग हैं, ये इनकी सैलरी बनती है इतनी। तो पहले ये था कि जब ये कोविड-19 नहीं था तो क्या होता था कि 3 लाख भी आता था हमारे पास हॉस्पिटल डेवलपमेंट, 4 लाख भी आता था, 4.5 लाख भी आता था कई बार, वो डिपेंडिंग अपॉन द ओपीडी। जितनी ओपीडी होती थी उतना ज़्यादा पैसा आता था। अब कोविड-19 में ओपीडी खत्म हो गई, कोविड-19 में ओपीडी खत्म हो गई, तो जितनी ओपीडी खत्म हो गई पैसे कम हो गए। अब इनको पैसे जाएंगे एचडीएफ से, तो पैसे ही नहीं है तो इनको तनख्वाह कहाँ से मिलेगी। पहली नंबर तो बात ये है, इन्होंने इशू दे दिया कि हमें सैलरी नहीं मिल रही, और मैंने इनको समझाया भैया आपकी सैलरी जो है वो इसलिए नहीं मिल रही कि मेरे पास पैसा नहीं है। फिर भी एक दुकान हमने किराए पे दी है हॉस्पिटल की, उसमें क्या है कि हमें वो 5-6 लाख रुपया 3 महीने के बाद किराया आता है। मैंने उसको आज तक बात नहीं कभी की है, लेकिन मैंने उसके आगे हाथ जोड़े, मैंने कहा यार बच्चे हैं, इनको 1 महीने की सैलरी देनी है, तू मुझे 1 महीने का जो किराया वो एडवांस दे दे। उसने कहा डॉक्टर साहब नहीं दे सकता, मेरी भी बुरी हालत है। लेकिन मैंने उसको बड़ी कर करा के मैंने उससे 1 महीने की सैलरी जो थी, मतलब पैसे थे वो ले लिए, और मैंने इनकी 1 महीने की अप्रैल की सैलरी
डाल दी। लेकिन उससे पहले अब ये सैलरी की बात थी, उससे पहले मैं आपको उस पॉइंट पे ले जाना चाहता हूं कि यहाँ से मुझे लगता है कि इन्होंने मेरे खिलाफ जो है वो साजिश की है। एक लड़की है बंधु शर्मा, वो जब मैं यहाँ पे नहीं था तो वो रजिस्ट्रेशन जहाँ से पर्ची कटती है, जहाँ पर्ची कटती है वहाँ पे कुछ लोगों ने, जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे पता चला कि इसको वहाँ से निकालना है। क्यों निकालना है, अब मैं नाम नहीं लूँगा कि मुझे किसने बोला कि यहाँ पे इसकी धांधली हुई है, जो है कैसा है वैसा है। तो मैंने क्या किया, इसको वहाँ से, और उसने इसमें धांधली, इसको मैंने इस सेक्शन से उठा के दूसरी सेक्शन में लगा दिया। एक बात होगी। और उसके बाद एक लड़की है अंजू शर्मा, अंजू बाला, वो गायनी सेक्शन लेबर रूम यहाँ पे होती है। वहाँ पे क्या था, लेबर रूम में वहाँ पे एक इसने क्या करना, जो भी डिलीवरी होनी, कोई 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपया, तो मेरे पास अटेंडेंस ने आ जाना, पेशेंट्स ने आ जाना कि देखो जी पैसे लेती है हमसे, मेरी बदनामी कि बीएमओ देखो वो खा रहा है पैसे। मैंने इसको उस सेक्शन से उठा के दूसरी सेक्शन में कर दिया। तीसरी लड़की सोनिया शर्मा, सोनिया शर्मा ही है वो, सोनिया पवार है, वो पलावाला से आती है। ये लॉकडाउन जो हुआ हमारा मार्च अप्रैल में लॉकडाउन जो हुआ था, उस लॉकडाउन में मेरे बाकी एम्प्लॉइज़ ने मुझे कोई चिट्ठी भेजी कि सर हमारे पास गाड़ी नहीं, हम नहीं आ सकते। किसी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि हम कैसे आएँ। ये करके मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, मैं आपका ये अरेंजमेंट करता हूँ। मैंने आपको उसका किसी का कोई अरेंजमेंट, किसी को एम्बुलेंस भेज दी, किसी को किसी भी गाड़ी में बुला लिया, ऐसा। इस लड़की ने 1.5 महीना ये मेरे पास हॉस्पिटल नहीं आई, ना इसने कोई मुझे फ़ोन किया, ना इसने मुझे कोई एप्लीकेशन भेजी, और ना ही फिर मैंने एक दिन इसकी एक्सप्लेनेशन निकाली कि भाई तू है कहाँ पे, कल को मेरे पे बारी आ जाएगी कि तूने पता नहीं किया अपने एम्प्लॉय का। जिस दिन मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन निकाली उसके दूसरे दिन ये लड़की आ गई यहाँ पे, यहाँ दरवाजे पे खड़ी होती है, मुझे कहती है मैं यहाँ पे आई हूँ मैं किसके लिए, सिर्फ आपकी ये एक्सप्लेनेशन का जवाब देने, जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता मैंने हॉस्पिटल नहीं आना है। ये इस लड़की का जवाब है। मैंने इसको बोला तू बात कैसे कर रही है, तूने मुझे फ़ोन कर लेना, मेरे पास तेरा फ़ोन नंबर नहीं है, मेरे पास तेरा फ़ोन नंबर नहीं है। मेरा फ़ोन नंबर नहीं है। मैंने अपने एनओ को बोला, मैं इसको बाहर निकालो लड़की को। अब ये बोलना था मैंने, जिस लड़की को बोलने की तमीज़ नहीं है और कहती तेरा नंबर नहीं है मेरे पास। उसके बाद ये चली गई एसडीएम सर के पास, ये लड़की जाती है एसडीएम, उन्होंने भी पूछा क्या बात है, कि सर ऐसे ऐसे बात है। उसने बोला तूने फ़ोन करना चाहिए था, तूने उसको एप्लीकेशन देनी चाहिए, ऐसे तो कोई नहीं, ऐसा तो नहीं होता। फिर मतलब ये बात उनके साथ ऐसी हो गई उनके बाद। अब ये इन 3 लड़कियां जो है यही पिक्चर में है, ये तीनों लड़कियां जो है पिक्चर में है। आज छुट्टी छोड़ के गई हैं, 2 दिन पहले 2 दिन की छुट्टी छोड़ के गई थी, उसके 2 दिन पहले 2 दिन की छुट्टी छोड़ के गई थी। अब कर क्या रही हैं, ये जाके मीडिया को बाइट दे रही हैं, मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो रही है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। बात सैलरी की थी। अच्छा, उसके बाद मैं आपको एक और बात पीछे ले जाता हूँ थोड़ा सा। ये मेरे पास 3 तारीख को आती हैं यहाँ पे, 3 जून को, कि सर हमारी सैलरी अप्रैल मई की पेंडिंग है। मैंने उनको बोला मैं आपकी अप्रैल की सैलरी जो है मैंने उसका अरेंजमेंट कर दिया है, लेकिन मई की सैलरी मेरे पास पैसा होगा तो मैं दूंगा आपको। ये बात 3 की है। 4 को जब मैं सुबह हॉस्पिटल आता हूँ तो आगे ये सारे स्ट्राइक पे बैठे हैं, और इनको मैंने बोला कि मई अप्रैल, अगर सैलरी की बात होती तो इन्होंने स्ट्राइक पे क्यों बैठना था। सैलरी तो मैंने इनको मान दी और डाल भी दी, अप्रैल की सैलरी मैंने इनको डाल दी, लेकिन मई की सैलरी तो अभी जून चल रहा है, हमारी भी 3-3 4-4 महीने सैलरी। और मोर ओवर मज़े की बात यह है कि मीडिया वाले जब आते हैं ना, जो सोशल मीडिया वाले आते हैं, बाइट लेते हैं और चले जाते हैं। वो सोशल मीडिया वाले 9:30 बजे यहाँ, जब वो स्ट्राइक में बैठे हैं नीचे, 9:30 बजे आते हैं और 2:30 बजे तक, जब तक मैं नीचे नहीं जाता तब तक वो वहाँ पे वेट करते हैं। और ये बात मुझे ये बताओ कि अब वो मीडिया वाले उनकी प्रॉब्लम सुनने आए थे या किसी को बदनाम या साजिश के तहत आए थे। वो 6 घंटे वहाँ पे वेट करते हैं जब तक मैं नीचे नहीं जाता, और उनसे, और उस दिन वो बाइट जो देते हैं, आपको मीडिया में आपने देखा होगा या देख लेना, मेरी जो उन्होंने बेइज्जती की है, जो मेरे बारे में बोला हुआ है। अब मुझे ये बताओ कि मीडिया वाला जो है कोई ऐसे कैसे कर सकता है बगैर उसके फैक्ट्स के जाने हुए कि हाँ ये बात सच्ची है या झूठी है। ठीक है, सैलरी का इशू था, मैंने बोल दिया कि अप्रैल की आपकी सैलरी डाल दी है, लेकिन मई की सैलरी जो है जब पैसे आएंगे डाल देंगे। फिर भी वो उसको कहने के बाद 3 को मेरे पास आए हैं, वो 4 को वो स्ट्राइक में बैठ गए हैं, और उसके बाद लगातार हरासमेंट मेरी मीडिया में जाके, ये अपना जेके मीडिया में जाके इन्होंने मेरे बारे में सेक्सुअल हरासमेंट का केस ठोका है, मुझको वहाँ बोला है कि हमारी सेक्सुअल हरासमेंट हुई है। यहाँ पे इन्होंने इस मीडिया में, सोशल मीडिया में इन्होंने मुझे बेइज्जत किया है। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे मैं कहाँ पे गलत हूँ, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है।
तो जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाए कि हमारे जो फ़ोन्स वगैरह थे वो बाहर रखे गए, अंदर आए, हमारे साथ जो सेक्सुअल हरासमेंट करने की कोशिश की गई या की गई, जो उन्होंने मतलब एक एप्लीकेशन भी दी हुई है, तो उसमें कितनी मतलब सच्चाई है या क्या कहना चाहेंगे, क्यों, कारण क्या बना, क्यों इस हद तक उनको जो है आना पड़ा? भाई साहब मैं आपको वही बता दी ना, पूरी स्टोरी बता दी ना कि ये पर्सनल ग्रज हो सकती है या किसी का भड़काया हुआ बयान हो सकता है कि आप ऐसा करो, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि कुछ लोग ऐसे थे जो जिनका काम करने का तरीका अच्छा नहीं था या कुछ जो भी था, तो मैं अपने हिसाब से काम किया मैंने। अगर मैंने कोई गलत किया होता तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन मुझे क्यों उठा के नहीं फेंक देती बाहर? अगर मैंने इनके फ़ोन रखवाए हैं बाहर तो वो कब रखवाए हैं? जब मुझे पता चला है 10 दिन पहले कि ये रिकॉर्डिंग करती हैं लड़कियाँ। अच्छा। जब ये मुझे पता चलने में आया है कि इन्होंने रिकॉर्डिंग मेरी पीछे 5-6 महीने पहले की है, तो उसके बाद मैं कैसे फ़ोन लेके अंदर आने देता हूँ इनको? वो नहीं मैं आने दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा पर्सनल मैटर, ऑफिस की बात बाहर जाएगी तो मैं कल को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को क्या जवाब दूंगा? क्योंकि ये तो कुछ भी रिकॉर्ड करके जा सकती हैं यहाँ से। बाकी सेक्सुअल हरासमेंट की मैं आपको बात वही बोल रहा हूँ ना कि अपने कमरे में 10 नोटिस लगाए हैं कि मेरी मर्जी के बगैर अंदर कमरे, 2 एनओ मैंने बाहर खड़े किए हैं और वो मेरी मर्जी के बगैर किसी को अंदर नहीं आने देंगे। बाकी मेरे पास फुटेज है, मेरे पास वीडियो फुटेज है, आप इसको कभी भी चेक कर सकते हो। बाकी मेरे पास जो भी आता मैं दरवाजे से आगे नहीं उसको आने देता, उसको दरवाजे से आगे मैं उसको नहीं आने देता हूँ। बाकी कहने को मैं भी बोल Yes, myself Dr. Madhvi Gupta. I am working as consultant anesthesia. I am posted here since last 6 months only. But as far as I know, BMO sir, this allegation is totally baseless. मैं इसको condemn करती हूँ because I am coming to his office many a times and I have never noticed this kind of activity, and he shares the same speciality with me. I am an anesthetist and he is also an anesthetist, and I have heard a lot about him. We were in the same department, and I really don't think that it is possible, and it is all baseless. And one more thing I want to tell you, that this is a SDH hospital and I have never worked in SDH hospitals. I have always worked in secondary institutions and district hospitals, and you compare the work done here and other SDH, I bet this is the best hospital and the best services are given to the patients. And you can compare, and this is because of the strict administration, I think. You can compare, you can go and compare. कारण क्या मानते हैं आप इसका, क्यों? I tell you, maybe this is a strict hospital. This is not any other peripheral hospital जहाँ पे आओ नहीं आओ, काम करो नहीं करो, अपनी मर्जी से आओ, बस यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जैसे वर्क कर रहा है, तो फिर वहाँ पे वर्क कल्चर है यहाँ पे, तो मतलब काम भी करना पड़ता है, टाइम पे आना पड़ता है, तो इसीलिए मे बी बिकॉज एग्जैक्टली आप ये कंपेयर कीजिए, क्योंकि मेरे को भी लगता था कि ऐसे पेरिफेरल हॉस्पिटल में इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इतना ज़्यादा काम करना, बिकॉज मैंने हमेशा सेकेंडरी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में वर्क किया है। बट मैं जब यहाँ आई एंड यहाँ पे इतना मतलब बाकी हॉस्पिटल से बहुत SDH से एनी SDH सबसे ज़्यादा मुझे लगता है यहीं पे काम हो रहा है। एनी टाइप ऑफ सर्जरीज वी आर डूइंग, तो मे बी दिस इज़ द रीज़न पड़ रहा है या टाइम पे आना पड़ रहा है या यू नो। And regarding her character, I am dead sure. I am 100% sure that he is not that type. मैं सुदेश कुमारी। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से जो इल्जाम लगाए गए हैं BMO? सर हमें तो कभी सर ने कुछ बोला नहीं है। सर अच्छे जैसे बच्चों जैसा बर्ताव करते हैं। क्या कहना चाहेंगे जो इल्जाम लगाए गए हैं आप में से ही वो भी काम करने वाले हैं, तो क्या कारण मानते हैं इसका? मैं नीलवेश हूँ जी सर, मैं मल्टी पर्पस हूँ। हाँ सर, हमारे साथ कभी सर ने कुछ किया ही नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के इंसान है? सर अच्छे इंसान है, हम सोनिया भारती है, मैं रजिस्ट्रेशन काउंटर पे काम करती हूँ, तो मैं नीड बेस पे हूँ। तो हम जो भी मसला था हमारा, हम सैलरी का मसला था, हम सैलरी के बेस पे बैठे हुए थे। तो ये जो एलिगेशन है इस पर हम इन्वॉल्व नहीं है और हमें इस चीज़ का पता भी नहीं था कि ये ऐसा करना है। जब हमें स्ट्राइक पे बिठाया गया था तो ये बिठाया गया था इसलिए कि स्ट्राइक पे सैलरी के मुद्दे पे बैठे हुए हैं और ये एलिगेशन पे इसमें हम इन्वॉल्व नहीं है और ना हमें कुछ इस बारे में, ये उनकी वो
पर्सनल मैटर है उनका। उनके हमारे साथ कभी बीएमओ सर ने कोई बदतमीजी नहीं किया, नहीं हमें कभी कुछ ऐसा कुछ हाँ कभी सर ने ये है कि हम सर के पास छुट्टी लेने जाते थे तो सर छुट्टी दे देते थे, कुछ ऐसी वैसी बात नहीं है। नहीं सर कभी हमें अकेले में बुलाया था। कारण क्या मानते हैं आप इसका, क्यों जो इन पे बीएमओ साहब पे अनिल शर्मा जी पे क्यों इस तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं? सर ये मैं इनके बारे में पूछ नहीं कैसे, वो उनका पर्सनल मैटर है, वो उन तीनों का उनका तीनों का लड़ाई झगड़ा हुआ होगा सर। वो जब भी वो ऊपर आए थे हम उनके साथ ऊपर नहीं आए थे, हम जब भी आए थे सारे इकट्ठे होकर आए थे, 47 इकट्ठे आए थे, उन 3 के साथ हम नहीं आए थे। हम ये चीज़ में इन्वॉल्व हुए नहीं कभी, हमें ये चीज़ कभी बताई गई भी नहीं कि हमने ये एलिगेशन करना है जहाँ ऐसा काम करना नहीं है। और जो लिस्ट पे आप बोल रहे हो साइन किया उसमें सब नाम लिखे हुए हैं, हमने साइन नहीं किए हुए हैं। हाँ हमें पता ही नहीं उस चीज़ का, हमें पता ही नहीं उसकी जिंदगी। जो इल्जाम लगा रहे हैं कि हम जो ऑफिस में गए वहाँ पे हमें फ़ोन नहीं लेने दिए गए अंदर, हम क्या सबूत लाए, मतलब इसमें आप कितनी सच्चाई समझते हैं? वो कब से यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं, आप कितना जानते हैं? अब हम जैसे ऑफिसर बोलेंगे हम तो वैसे ही करेंगे। अब सर बोलेंगे फ़ोन बाहर छोड़ना तो हमने फ़ोन बाहर ही छोड़ना है। हम सर के खिलाफ नहीं कभी सर ने आज से मैंने 6 साल हो गए काम करते हुए, 6 साल से कभी नहीं ऐसा सर ने बोला नहीं कि फ़ोन लेके नहीं आना अंदर। ये अभी थोड़े दिन से जब से ये प्रॉब्लम पड़ रही है तो तब से सर बोल रहे हैं कि फ़ोन लेके नहीं आना अंदर, बाकी हम तो फ़ोन लेके जाते थे अंदर। अनिल शर्मा जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत अच्छे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे साथ सर ने अच्छा किया है। हम सैलरी के लिए बोलते थे, जब भी आते थे तो जाते थे सैलरी के लिए। मेरा नाम गीता देवी। क्या ड्यूटी है आपकी यहाँ पे? इधर रेड बेस में। क्या कहना चाहेंगे जो इल्जाम लगे हैं? ये सर जी ऐसे लड़की झूठ बोलती हैं, ये सर बहुत अच्छे हैं, सारे ऐसे है ही नहीं, हम कैसे गाइड करिए? सारे ऐसे हैं, हमें बहुत अच्छे हैं। हम एक विधवा जनानी हूँ, सर ने कभी, मैं इतना चिर होया 6-7 साल होया, मैंने पहले भी बड़ा काम किया इधर, सर ने मुझे गाइड कभी नहीं गलत किया, कभी नहीं कुछ बोला। ऐसा है ही नहीं सर, तो हम कैसे गाइड करिए? सर गलत है। ऐसे जैसे अपने माता पिता होते हैं ऐसे हमारे सारे हैं, ऐसे कुछ बोला ही नहीं तो हम ऐसे गाइड कैसे करिए? उनको भी आप अच्छी तरह जानते हैं? हाँ जानते हैं। क्या कारण मानते हैं आप? सर हमें उनके लिए नहीं हम कुछ बोल सकते हैं, उनको पता होगा क्या है क्या नहीं, लेकिन सारा हम नहीं बोलेंगे। सारे जहाँ मर्जी चढ़ा लो, मंदिर में चढ़ा लो, सारे नहीं है। हम भी बच्चे वाले हैं, हम ऐसे नहीं हैं, माता पिता हमारे भी हैं, हम क्यों ऐसे बोलिए? सारे गलत हैं, सारे है ही नहीं गलत, तो हम कैसे बोलिए? इतना कभी नहीं बोला, बच्चा करके बोलता है सर बोलते ही नहीं ऐसे, बच्चे करके बोलता है। अभी छुट्टी बोलेंगे, इमरजेंसी होगी छुट्टी देंगे, बोलेंगे जाओ लिख के दे दो एप्लीकेशन, जाओ बता के जाओ, जाना है बता के जाओ। ऐसे कभी गलत नहीं है सर, हम कैसे बोले सर गलत है? आगे हमारी सैलरी के लिए बोला हमें, 12 तारीख को आती थी, जैसे ये सर आए 5 को हमारी सैलरी पड़ती है। अभी यही हुआ 2 महीने से हमारी सैलरी नहीं आई है। हम कभी इन्होंने बोला चलो आ जाएगी तो बस यही है। सैलरी के लिए हमने बोला सैलरी होनी चाहिए और पे बदनी चाहिए, काम हम अच्छा करेंगे, ऐसी कोई गाइड नहीं। लेकिन सर बहुत अच्छे हैं, सर नहीं ऐसे है। मेरा नाम चमन लाल है, मैं सीनियर फार्मासिस्ट हूँ STHO अखनूर में। तो जो ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं ये सरासर झूठ हैं और बेबुनियाद हैं। तो मैं भी सारी नौकरी यहाँ अखनूर में ही मैंने की है, अच्छे BMO भी आए और ये भी अच्छे हैं, सबसे अच्छे ये निकले हैं। इन्होंने किसी को बिल्कुल कोई हरासमेंट नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया है। वो पर्सनली मसला पता नहीं क्या उनकी आपस में रंजिश है क्या नहीं है, वो पर्सनल रंजिश ले रहे हैं। बाकी नीड वालों का जो मसला था वो हमने भी इनको बोला कि पे जो है वो डाल दो, आप टाइम पे डाल दो। इनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए इन्होंने, क्योंकि रेवेन्यू नहीं आ रहा था, इसलिए इनकी पे थोड़ी डिले हो गई। उसकी वजह से इन्होंने स्ट्राइक की। स्ट्राइक करने के बाद ये मसला सेक्सुअल हरासमेंट का ये इन्होंने पता नहीं बीच में किसी कहाँ से ले आया कहाँ से नहीं। और BMO बड़े अच्छे हैं, ऐसा इन्होंने, इधर इतना फीमेल स्टाफ है, इनसे भी आप पूछ सकते हैं कि इनको किसी ने हरास किया है कि या नहीं किया है, या इनको किसी गलत नज़र से देखा है कि नहीं देखा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सरासर के द्वारा इल्ज़ाम लगाए गए वो किस तरह के लोग, वो उनका मैटर अलग है, क्योंकि उनकी फैमिली बैकग्राउंड भी आप देख सकते हैं। वो आप मीडिया वाले को कंफर्म कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं, वो खुद आप कर सकते हैं। लेकिन इन फीमेल स्टाफ को भी आप पूछ सकते हैं कि ये भी तो ऊपर आते हैं, BMO के पास आते हैं, कमरे में आते हैं, या इनको गलत नज़र से किसी ने देखा है तो ये हमें बताते। जब हम सीनियर मोस्ट हैं जहाँ पे, हमें बताते जब कुछ बात होती, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा नाम मन्नू शर्मा है, मैं जूनियर फार्मासिस्ट हूँ। मुझे यहाँ पे लगभग 1.5 साल हो गया यहाँ पे जॉब करते हुए। तो जितना हम जानते हैं सर को, सर ऐसे नहीं है, मतलब
अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, इस टाइम काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल है, काफ़ी बिजी शेड्यूल है सर का, और ब्लॉक बहुत बड़ा है अखनूर, काफ़ी बर्डन है उन पे। तो हो सकता है बर्डन में कभी हमें काम पड़ता है, सर बोलते हैं थोड़ी देर बाद आओ, कितनी मीटिंग्स होती हैं, कितना कुछ होता है, ये चीज़ हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए। बट किसी पे ऐसे एलिगेशन लगाना, ये तो मैं भी कहती हूँ, हम सब कहते हैं कि गलत है, क्योंकि हमने कभी नहीं देखा सर को ऐसे बात करते हुए और ऐसी चीज़ें करते हुए। गलत है ये चीज़। और क्या मानते हैं आप इसका, क्यों जो इस तरह के इल्जाम लगवाए जा रहे हैं? अब ये चीज़ हम लोग भी यही सोच रहे हैं कि ऐसा वो लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप उनको भी जानते हैं? हाँ, हम बिल्कुल जानते हैं, हमारे साथ उन्होंने काम किया उन लड़कियों ने, तो हमने कभी जज नहीं किया उनको कि वो ऐसा बोल सकती हैं, ना ही उनके मुंह से कभी ऐसा नहीं, हमने उनके मुंह से भी कभी ऐसा नहीं सुना कि सर के लिए वो भी ऐसा सोचती हैं या बोलती हैं। एकदम से ऑल ऑफ द सडन उन्होंने ऐसा बोला है, तो ये चीज़ हम सब के लिए भी सोचने पे पड़ गया हम कि ऐसा क्यों बोला उन्होंने। बट ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, हम लोग तो नहीं मान सकते एटलीस्ट। बाकी उनका पर्सनल व्यू क्या है वो बेटर जानती हैं कि वो ऐसा क्यों बोल रही हैं। बाकी हाँ, ये चीज़ है कि ठीक है, सैलरी का मसला है, काम करते हैं लोग, सैलरी टाइम पे आनी चाहिए, वो चीज़ हम भी समझते हैं और वो पॉइंट सही है उनका, ठीक है, उसके वो हम भी साथ देते हैं। सही चीज़ें होंगी तो हम भी साथ हैं, बीइंग अ गर्ल, और अगर वो लड़की है उनको परेशानी होगी हम भी उनके साथ हैं, बट गलत चीज़ों में नहीं। अगर आप किसी को एलिगेशंस लगा रहे हो ऐसे, वो चीज़ों पे हम सपोर्ट नहीं कर सकते। ये जो एलिगेशन लगाए हैं आप इनके खिलाफ हैं? बिल्कुल सर, अगर देखो ना, अगर हमें ऐसा लगता है ऐसा कुछ, तो हम कह रहे हैं अगर उन्होंने ऐसा क्यों उनके साथ ये लेडीज काफी इकट्ठी होती है। बिल्कुल हाँ, हम ये कह रहे हैं कि बीइंग अ गर्ल और बीइंग अ वुमेन हम उनके साथ होते हैं अगर वो एलिगेशन सही होते, बट जब तक हमें लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है। सर मुझे कमल लाल है, मैं पिछले 10 सालों से यहाँ पे हूँ, और मुझे लगता है उनको कोरोना की वजह से 1 महीना वो छुट्टी पर रही थी, छुट्टी पर नहीं आई थी, ड्यूटी पर नहीं आई थी, उनकी सैलरी कटी थी। मुझे लगता है कि उसकी सैलरी कटने का वो गुस्सा यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो गुस्सा कैसे निकालेंगे, वो किस बेस पे कहाँ तक पहुँचेगा, उनका गुस्सा कहाँ पहुँचेगा, ये बड़ी गलत जगह पर पहुँच गया। बाकी BMO साहब ऐसे है नहीं, कि अगर होते तो हम भी, कोई ना कोई लेडी आती हमें बताती कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हम उनको साथ देते, हम भी BMO साहब खिलाफ खड़े होते। जब उन्होंने ऐसा किया तो हम उनके खिलाफ कैसे जाएं उनके, बस यही है, उनकी पे करने का एक मसला है। मुझे लगता है उनकी पे जो कटी है उसके कारण उनका गुस्सा भड़का हुआ है और कुछ नहीं। मैं आशा रानी यहाँ एज ए स्टाफ नर्स काम करती हूँ, तो ऐसा हमने कुछ आज तक पाया नहीं। मैं यहाँ पे 96 पे आई थी, तो आज तक हमने ऐसा कुछ देखा नहीं। सर ने भी 3 साल हो गए हैं यहाँ पे, हम आते हैं, पहले भी यहाँ एज ए MO रह के गए हैं, अच्छा व्यवहार करते थे, आज तक हमने कुछ नहीं देखा उनका, ना सुना, ना कभी अभी हमारे साथ ऐसा हुआ। तो हम आते हैं छुट्टी के लिए, बिठाते हैं साथ, बैठो दे देते हैं मैडम छुट्टी, भी कभी ऐसा मतलब हुआ ही नहीं। कारण क्या है, क्या कारण मानते हैं आप इसका? अब इसका कारण हम क्या जाने, वो तीनों के मन में क्या चल रहा है क्या नहीं, ये तो उनकी पर्सनल मैटर है ना, तो अब क्या बोले उनको। तो मसला था, हम नहीं बोला हम आपके साथ हैं, तो अब सैलरी के बजाय ये दूसरा निकाल दिया इन्होंने, तो हमें ये समझ ही नहीं आ रही है क्या किया इन्होंने। जी, मेरा नाम डॉक्टर आरती है, मैं यहाँ पे 1 साल से काम कर रही हूँ। जहाँ तक हम सर को जानते हैं, सर की नेचर बहुत अच्छी है। कारण क्या मानते हैं इसका, जो इनके इल्जाम लगाए जा रहे हैं? ये सब बेबुनियाद लगते हैं। डॉक्टर पंकज ENT कंसल्टेंट, मैं पिछले 3 साल से इधर हूँ। BMO साहब ऐसे मेरे से छोटे भी हैं, मेरे से जूनियर भी हैं, बट ही इज़ क्वाइट रिस्पेक्टफुल टू मी, और मैं नहीं मानता कि ये ऐसा काम कर सकते हैं। जैसे सेक्सुअल हरासमेंट केस लगा है, ये तो किसी की कैरियर तबाह करने वाली बात है। तो अब मसला क्या है वो आपको BMO साहब डिटेल बताएंगे कि लड़कियों के साथ सख्ती की, ऊंचा बोला, क्यों बोला, कि उन्होंने कोई गफला किया था, जहाँ की पोस्टिंग थी वहाँ पर कोई गड़बड़ की थी, उन्होंने आपको BMO साहब डिटेल में बताएंगे। उस मसले को लेकर पहले उन्होंने पे का मसला निकाला, और पे का मसला भी आपको BMO साहब बताएंगे कि जो हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड से पे नहीं दे सकते, फिर भी ये दे रहे हैं, अपने सीनियर को नाराज़ करके ये पे दे रहे हैं उनको, लेकिन फिर भी उनको अगेंस्ट है। अब पे नहीं मिली, उन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट का मसला डाल दिया, और क्यों डाला वो एक्चुअली वही बताएंगे। और BMO साहब ने उनके क्या सकते कि हाँ ये मानता हूँ BMO साहब थोड़ा ऊंचा बोलते हैं कई बार, और हमने चलो समझाया उनको, लेकिन सेक्सुअल हरासमेंट का केस है वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत केस डाला हुआ है। जी, मैं डॉक्टर नरेश खजूरिया, कंसल्टेंट गायनिकोलॉजिस्ट। मैं यहाँ 2 साल से ज़्यादा समय से काम कर रहा हूँ, और BMO साहब के साथ काम कर रहा हूँ, और बहुत अच्छा काम चल रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी चल रही है, स्टाफ सब खुश है, नीड बेस खुश है, परमानेंट वाले खुश हैं। सिर्फ 2-3 बंदों को प्रॉब्लम है, उनको खाली BMO से नहीं और लोगों से भी बड़ी प्रॉब्लम है, कभी किसी के खिलाफ कभी किसी के खिलाफ। तो पीछे का जो मसला था, स्ट्राइक की इन्होंने, तो मसला हमने भी साथ मिलकर BMO साहब से बात की,
तो बीएमओ साहब ने भी इनका मसला हल कर दिया। तो उसके बाद स्टाफ सब खुश थे, चलो हमारा मसला हल हो गया। उसके बाद हमें समझ लगी दूसरे दिन सेक्सुअल हरासमेंट का केस उन्होंने डाल दिया और सबकी तरफ से डाल दिया। एक दो लड़कियों ने सबके बारे में बोला कि सबके साथ ऐसा हो रहा है। फिर दूसरे दिन हमने सब लड़कियों को बुलाया कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ? वो बोले हमको तो इसका पता ही नहीं है, ये तो बिल्कुल झूठा है। उन्होंने लिख के भी दे दिया, SHO साहब को भी लिख के दे दिया। जो सेक्सुअल हरासमेंट का जो बिल्कुल 100% झूठा केस है, इसके बिल्कुल हम इसके बहुत मतलब हमको इसका बहुत दुख भी है और गुस्सा भी है कि ऐसा जो आदमी इज़्ज़तदार आदमी है, उसकी फैमिली है, रिलेशन है, एक ने उसको बदनाम किया है झूठा केस लगा के, इसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। जी, मैं डॉक्टर नरेश शर्मा, गायनेकोलॉजिस्ट, SDH अखनूर। मैं पिछले 2 साल से इधर काम कर रहा हूँ और ये BMO साहब जो मेरे क्लास फेलो भी हैं और मैं पिछले 30 साल से इनको जानता हूँ। गुस्से में ज़रूर आते हैं, कभी कभी थोड़ा ज़ोर से बोल देते हैं और एक एडमिनिस्ट्रेटर को बोलना भी पड़ता है, काम लेना है, पेशेंट सफ़र करते हैं। अगर कोई छुट्टी लेता है, नहीं आता अपने टाइम पे, तो ये एडमिनिस्ट्रेटर का फ़र्ज़ बनता है कि वो काम ले उनसे। गुस्से से भी बोलना पड़ता है, ये आप क्यों नहीं आए ड्यूटी पे। इसका ये थोड़ा मतलब है कोई अपनी मर्ज़ी से छुट्टी छोड़ जाए या बोले कि मैंने इसी सेक्शन में काम करना है। तो इन लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, कई बार किसी ने किसी सेक्शन में काम करना है, उसको उसी में मज़ा आता है, किसी ने छुट्टी लेनी है तो लेनी है। आप देखो, एडमिनिस्ट्रेटर देखे तो ऐसा नहीं चलता। तो ये गुस्से से बोलता है। बाकी ये जो सेक्सुअल हरासमेंट का ये जो इन पे एलिगेशन लगाई है, ये सोच समझ के लगानी चाहिए। देखो, अगर वो हमारी जो उनमें से एक हमारी जो सिस्टर है, बंधु हैं, वो हमारी CA पेशेंट है, तो वो हमको सिंपथी है उससे। हम जानते हैं वो बेचारी पेशेंट है, हम कई बार उसको दवाइयाँ भी दी हैं, सैंपल्स अरेंज करते हैं, बड़ी बार उसको पूछते हैं तेरा क्या हाल है, वो बोलती है मुझे चक्कर आ रहा है। ठीक है, उसकी फैमिली कल आई थी, हमने उनसे भी बात की। दूसरी तरफ हमारे BMO साहब की भी फैमिली है, इनके भी मदर बीमार है, इनके भी मदर एक्सपायर हो गई हैं थोड़े दिन पहले। इनके फादर बेचारे बुढ़ापे में हैं, उनकी भी सेवा करनी पड़ती है, इनके बच्चे हैं। तो हर एक की फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। जैसे हमारे कुछ डॉक्टर्स ने, फीमेल डॉक्टर्स ने अभी बताया कि सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल एलिगेशन ये जो लगानी BMO साहब सरासर गलत है। गुस्से में ज़रूर बोलते हैं, काम लेना उनको। बड़ा सुधार किया इन्होंने जब से आए हैं, इस पिछले शायद कुछ वर्षों से ये जो इधर काम कर रहे हैं एज ए BMO, तो बड़ा सुधार लाया इस हॉस्पिटल में इन्होंने किया। और डॉक्टर इधर आउटपुट भी इधर अखनूर हॉस्पिटल की, मतलब बड़े हॉस्पिटल से हम लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। हर टाइप की सर्जरी हो रही है इधर, OPD हमारी देख लो, और स्टाफ भी हमारा बड़ा अच्छा है। और बाकी जो फीमेल स्टाफ है उनसे भी हमने ओपिनियन लिया है। तो सारे यही कह रहे हैं यार, ऐसी एलिगेशन जो है सोच समझ के लगानी चाहिए, फॉल्स एलिगेशन लगानी नहीं चाहिए। मैं डॉक्टर विक्रम हूँ, पीडियाट्रिशियन, एज ए पीडियाट्रिशियन काम कर रहा हूँ यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी स्ट्रांगली ऑल ऑफ अस कंडेम सच this sexual harassment case. Basically, it's all baseless. We all know it. और as far as his administration is concerned, he is very genuine, very helpful. मुझे लगता है कि सबके साथ ये अच्छा ही काम करते हैं, सबके साथ अच्छा ही बिहेव करते हैं। और हमारी OPD देखिए, हम ऑल ओवर द प्रोविंस हमारी OPD बहुत अच्छी जा रही है। यहाँ पे हम सारे वी आर डूइंग ऑल ओवर आवर बेस्ट। तो मुझे लगता है कि सच केसेस शुड हम सबको इकट्ठे होके यहाँ वी शुड कंडेम इट, और वी शुड मतलब इनको ये बताना चाहिए कि दोबारा ऐसा ना हो, कुछ ऐसा करना चाहिए कि दोबारा ऐसा हमारे हॉस्पिटल में ना हो। और इस ऐसे एनवायरनमेंट में, ऐसे माहौल में काम करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सब एक तरह से टेंस हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। एक पेशेंट केयर सफ़र कर रही है, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, पेशेंट नीचे वेट कर रहे हैं। ये इट्स ऑल बिकॉज क्योंकि वी आर नॉट वेल, वी ऑल आर नॉट वेल बिकॉज ऑफ सच सिचुएशन। जस्ट मेक इट श्योर कि दोबारा ना हो और इस मसले को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। डॉक्टर अरुण अरोड़ा, I am senior anesthetist. BMO is my junior colleague. He is of the same specialty. I have posted here for the last 2 months only. But ये बीच में क्या हुआ कि मुझे एक कमेटी का मेंबर भी बनाया to look after to inquire about the facts. तो वो हमने देखा कि ये जो इनकी सैलरी का मसला था उससे स्टार्ट हुआ सारा। बट ये उसको सैलरी, जब डॉक्टर साहब ने सैलरी के लिए हमने फैक्ट्स देखे कि कोरोना के कारण क्या था कि OPD बहुत कम थी, जो रेवेन्यू बड़ा कम जनरेट हुआ। समहाउ इन्होंने एक लोन लेके, यहाँ से एक दुकान से लोन लेके एडवांस में इनको पेमेंट की है। तो एश्योर किया है बाद में कि भाई हम बाकी पेमेंट दे देंगे। अब इन्होंने उनका मॉनेटरी मसला तो हल करने की कोशिश की और आधा कर दिया। बट कि इनके शायद मेरा ख्याल इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर, और होना भी चाहिए, एक एडमिनिस्ट्रेटर का बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो उसने वो चीज़ कई लोगों को अच्छा नहीं लगता कि लोग मैं हमेशा चाहते हैं कि लीनियंसी हो, बट एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर के लिए ये एक उसकी रिक्वायरमेंट है।
तो somehow he is managing the show very well. So I think कुछ some negotiation will reach and we hope for the best. मैं डॉक्टर हर्ष शर्मा हूँ, यहाँ फिजिशियन हूँ 2 साल से। मैं 2 साल से सर को जानता हूँ। ये बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं और अच्छे इंसान भी हैं। ये एलिगेशंस मुझे जो है लगता है कि 100% फैब्रिकेटेड हैं और अपनी तरफ से बनाए गए हैं, उनमें कोई सच्चाई नज़र नहीं आती है। मुझे लगता है कुछ लोग हैं वो हॉस्पिटल को अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे चलाना चाहते हैं, जैसा वो चाहें वैसा चलें। ऐसा नहीं होता। हमें पेशेंट की देखना है, हमें पेशेंट की भलाई देखनी है, लोगों की, पब्लिक का किस में बेनिफिट है। उन लोगों की पोस्टिंग होती है जहाँ वो बेस्ट सर्विस दे सकते हैं वहाँ उनको रखा जाता है। किसी की मर्ज़ी से पोस्टिंग नहीं दी जाती है, तो उनको इस बात से शायद कोई परेशानी है। वो अपनी मर्ज़ी की जगह पे जाना चाहते हैं कि मैं यहाँ से क्यों हटाया जाता है। ये जबकि कोई भी उनका ऐसा लीगल या कोई भी ऐसा उनका अधिकार तो बनता नहीं है। सर्विस रूल्स में ऐसी कोई उनकी वो नहीं है, कोई हम बोलने कि मुझे यहीं पे काम करना है, मुझे इस सेक्शन में ही रहना है। तो जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि इनको यहाँ से वहाँ बेटर हमें सर्विस दे सकते हैं वहाँ लगा सकते हैं। और जो इल्ज़ामात लगे हैं सर गलत हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। मैं डॉक्टर चंदन शर्मा, मेडिकल ऑफिसर। मैं यहाँ पे पिछले 8 महीने से काम कर रहा हूँ। मुझे अपने जो BMO हैं डॉक्टर अनिल शर्मा, वो अच्छे एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं। उन्होंने एक फैमिली एटमॉस्फेयर पूरा बनाया हुआ है। सीनियर जूनियर स्टाफ में सबको प्यार से बुलाते हैं। तो बड़ी जो भी इन पर एलिगेशन लगे हैं सेक्शुअल हरासमेंट के, वो टोटली बेसलेस हैं, फॉल्स हैं। कोई कॉन्स्पिरेसी लग रही है जो उनको इधर से ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं। हम BMO सर के साथ हैं इस मुश्किल घड़ी में, और जो सारे एलिगेशन हैं उनको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर नवदीप सिंह, ऑर्थोपेडिक सर्जन यहाँ पर पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ। हमें कभी किसी तरह की परेशानी एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं आई है, और ये बड़ी चिंता और बड़े दुख का विषय है कि आजकल हम इस वैश्विक महामारी में इस वक्त चल रहे हैं, और वहाँ पर आकर ये हमारा मेडिकल का स्टाफ अगर ये इस तरह की बातों पर स्ट्राइक करने पर उतर आता है, तो ये बहुत ही दुख है विषय है। इस वक्त हमें सब इकट्ठा होकर इस बीमारी से लड़ना है, और ख़ासकर ये छोटी मोटी बातें चलती रहती है। आपको पता है इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, पूरे विश्व का इस वक्त पूरा ब्रेक डाउन हो रखा है। उस कारण उसके रहते हुए भी अगर एम्प्लॉइज़ की कहीं से मैनेज करके इन्होंने तनख्वाह अरेंज करी है उनके लिए कुछ तरह का, ताकि उनका परिवार चल सके, ये सब जानते हुए भी अगर ये लोग स्ट्राइक पर आते हैं और ये चीज़ें करते हैं, ये बहुत, और उसके ऊपर अगर ये कुछ कम नहीं हुआ तो ऊपर से सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस करते हैं, ये तो बहुत ही निंदनीय है, ये कभी नहीं। और मेरी आपके माध्यम से एक ये गुजारिश भी है कि कुछ मीडिया हाउसेस भी इस तरह की रिपोर्ट करते हैं कुछ सच्चाई जाने बगैर, तो ये लोग मीडिया को मिसयूज़ कर रहे हैं। तो हमारी आपसे माध्यम से आपसे यही गुजारिश है कि ये अपनी मीडिया हमारा एक 4th स्टेट का सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन है, इसको इस तरह से मिसयूज़ ना करने दी जाए। बगैर किसी तथ्य जाने हुए आप आके रिपोर्ट करते हैं, ये भी अच्छा नहीं है। और इसी चीज़ को जानते हुए ये कुछ एम्प्लॉयज़ जिनका ये पर्सनल का इंटरेस्ट है, ये इसको मिसयूज़ करते हैं, ये सेलिब्रिटी। तो ये मेरी आपसे गुजारिश है, ये जो भी एलिगेशंस हैं सब बेसलेस हैं, इसका कोई फाउंडेशन नहीं है। तो हम चाहेंगे कि तुमसे हम अपनी सेवाएं बहाल की जाए। मैं डॉक्टर मोहन अत्री जहाँ पे सर्जन हूँ। तो जो BMO साहब हमारे साथ जहाँ 3 सालों से हमारे साथ जब से ये आए हैं, तो ये बहुत अच्छे इंसान और बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। हाँ, इन्होंने कुछ जो सख्ती करनी पड़ी होगी, लेकिन आज हमें बहुत ही अफसोस और दुख है इस चीज़ का कि जो इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया है वो इल्ज़ाम बिल्कुल झूठा, सरासर गलत है। और हम यही चाहते हैं कि जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है उनको अपना ये इस चीज़ को सोचना चाहिए। तो उनकी फैमिली है, उनका भी एक घर परिवार है, ऐसे गलत इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। और जैसे भी यहाँ पे एटमॉस्फेयर हॉस्पिटल का इन्होंने क्रिएट किया हुआ है, अस्पताल में इतना जहाँ काम सारा कुछ ठप हो गया इन 3 लोगों की वजह से, उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए और इस चीज़ को जल्दी से जल्दी हल करनी चाहिए। जो इन्होंने जो मीडिया ट्रायल लगाया हुआ है एटलीस्ट उसको बंद होना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव शर्मा, मैं यहाँ पे कंसल्टेंट सर्जन हूँ और पिछले 3 साल से मैं डॉक्टर साहब के साथ काम कर रहा हूँ। पहले भी जब ये एज मेडिकल ऑफिसर काम करते थे तब भी मैं यहाँ पे तब से इनको जानता हूँ। जहाँ तक मेरी सोच है, अगर कोई भी किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगता है तो पहले सबसे पहले उसके फैक्ट्स जो है वेरीफाई होने चाहिए। मैंने भी उन लोगों से बात करने की कोशिश की सेपरेटली, क्या बात है, क्या ऐसे क्या हुआ है। उनमें से अभी अब मेरे पास कोई रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन ऑफ द डायरेक्ट मेरी उनसे 1-2 बंदों से बात हुई। उन्होंने कहा नहीं जी BMO सर बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो गलत है। लेकिन जब कोई ऐसा बोल रहा है आपके सामने तो फिर मैं कैसे मान लूँ ये जो एलिगेशन है ये सही है।
बिकॉज मेरे सामने 2 दिन पहले वो एलिगेशन लगाने के बाद भी उनमें से कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं ये जो है ऐसा है, हमारी पे निकलनी चाहिए, हमारा ये वो पे का मसला जो है या कुछ है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है। अगर फंड्स नहीं होंगे हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड में तो वो कहाँ से वो पे देंगे। लेकिन पे के मसले को दूसरा मोड़ देके और इसमें कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं, और अब वो उनका ये वो कह रहे हैं कि अगर हम ये इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, उनमें से कुछ लोगों की सोच ये है कि शायद इसलिए इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं क्योंकि अगर ऐसा रहा, अगर ये बीएमओ सर यहाँ रहे तो हो सकता है हमारी हरासमेंट हो। लेकिन हम ये उनको भी यकीन दिलाना चाहते हैं, वो भी हमारे बच्चे हैं, अगर वो सफ़र करेंगे तो उसका भी हमें अफसोस होगा। लेकिन ये भी नहीं है कि कोई 3 महीने उनमें से जैसे कुछ लोग हैं 2-3 महीने अगर वो वर्क पे नहीं आए और वो ज़बरदस्ती ये चाहते हैं कि उस टाइम की पे भी उनको दी जाए और ये कहेंगे कि तूने पे निकालनी है कि नहीं निकालनी है अपने बीएमओ को, तो ये एक अफसोस की बात है। ऐसी बदतमीज़ी आप करके जाते हो और उसके बाद उल्टा आप एक एडमिनिस्ट्रेटर पे सेक्सुअल हरासमेंट का, क्योंकि ये एक ऐसी सेक्शन है जिसको लगा के उनको लगता है कि बड़ी जल्दी बंदा बैकफुट पे आएगा और वहाँ से माफ़ी मांगना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन और सारे लोग इस चीज़ की तह तक जाएँ कि ये मसले क्यों हो रहे हैं और इसका पूरा, क्योंकि मेल मेंबर्स यहाँ पे हैं, फीमेल मेंबर्स भी यहाँ पे हैं। अगर कोई इस चीज़ को इसका गलत फ़ायदा उठा के ऐसी सेक्शन किसी पे लगाता है तो हमारे लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रूव करना एक ऐसे पार्ट पे कि यहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं, ये प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है एक एडमिनिस्ट्रेटर के पार्ट में कि मैंने ऐसा नहीं किया। वो किस किस पे इस एलिगेशन का जवाब देगा जब आप पहले ही मीडिया ट्रायल शुरू कर देते हो। आजकल ये एक ट्रेंड बन गया, एक फैशन बन गया, आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये चीज़ कि पहले आप मीडिया ट्रायल करो, उस पे ऊपर कमेंट्स आते हैं, इसको जूते मारो, इसको कश्मीर में ट्रांसफ़र कर दो, इसको ये कर दो, बिना कुछ सोचे समझे कि ये इल्ज़ाम क्या हैं, क्यों लगाए गए हैं। क्या कोई इंसान पागल है जो एक कैंसर पेशेंट के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट करेगा? ऐसा कौन कर सकता है? मतलब ये चीज़ एक एलिगेशन लगाना, वो हमारे बच्चे जैसे हैं, हम उनको हमेशा उनके लिए सिंपैथी है, उनकी पे भी मिलनी चाहिए, उनकी पे बढ़नी भी चाहिए। ये हम सबसे पहले बोल रहे हैं। जिस दिन उन्होंने स्ट्राइक की हमने कहा इस मसले में हम आपके साथ हैं, क्योंकि 3700 रुपये में गुजारा करना, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिंगल अर्निंग मेंबर हैं अपने घर के, किसी के हस्बैंड बीमार है, किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई है, हमारी सिंपैथी उनके साथ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहें कि वो जो सारा कुछ कह रहे हैं वो सही है। ये चीज़ें जो ये इल्ज़ाम हैं इनकी तह तक एडमिनिस्ट्रेशन को भी जाना चाहिए, और सबसे जिनके साइन उस कंप्लेन के पीछे हैं एक एक बंदे से सेपरेटली विदाउट एनी किसी के इन्फ्लुएंस में आए उनसे बात होनी चाहिए, और इस चीज़ का पता लगाना चाहिए कि क्या उन लोगों ने ये मतलब एलिगेशन लगाई है या ये फैब्रिकेटेड है। डॉक्टर आर के दर, आई एम वर्किंग हियर एज कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट फ्रॉम लास्ट 1.5 साल से। मैं बीएमओ साहब को बड़े सालों से जानता हूँ। ही इज़ ए वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर एंड ए वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। तो मुझे नहीं लगता है कि जितना मैं इनको जानता हूँ कि एलिगेशन में कोई भी दम है। 0%। दे आर टोटली 100% दे आर रॉन्ग कमेंट्स। ये सिर्फ उनको हरास करने के लिए किया गया और उनको यहाँ से निकालने के लिए किया गया। वाई डे वांट उनको यहाँ से निकाला जाए, ये क्योंकि ही इज़ अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। उनको काम से मतलब है, उनको काम लेना होता है लोगों से। बड़े सारे लोग नहीं काम करना चाहते, दे वांट उन सेक्शन में काम करे जहाँ उनको कोई पैसा मिले, बाकी बेनिफिट्स मिले, और इस चीज़ को वो अपने बेनिफिट्स के लिए बिल्कुल झूठा इल्ज़ाम, बिल्कुल 100% गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं हमारे सर पर। एक चीज़ की मेरे को समझ नहीं लग रही कि इस स्ट्राइक में एक चीज़ जो ये लड़कियां हैं जिन्होंने कंप्लेन फाइल की है, ये एक ही बात कहती हैं जी बीएमओ डॉक्टर अनिल शर्मा को ट्रांसफ़र कर दो। इस कोरोना के दौर में जब हर इंसान इतनी मेहनत से काम कर रहा है, मुझे ये समझ लग रही वो क्यों चाहती हैं कि इसकी ट्रांसफ़र कर दो, कि अगर ये इधर रहेगा हमें हरास करेगा। मुझे बिल्कुल इस चीज़ की समझ नहीं लग रही। जबकि आपने इतने लोगों को ओपिनियन ले लो, यहाँ कोई भी है, किसी को वो हरास नहीं करते, ज़ोर से ज़रूर बोलते हैं। और क्यों ट्रांसफ़र करना है? क्या उनको लगता है कि अगर ये इधर रहेंगे, जो हम अपनी मनमानी करते हैं वो नहीं कर पाएंगे, जहाँ जब हम छुट्टी लेना चाहते थे तब नहीं ले पाएंगे, या जिस सेक्शन में हम काम करना चाहते थे वो सेक्शन में हमें काम नहीं मिलेगा। और चलो मसलन ठीक है, मान भी लेते हैं, अगर इनकी कोई आप ट्रांसफ़र भी कर देते हो, तो आगे आने वाला जो बीएम होगा उसका मेंटल स्टेटस क्या होगा, उस पर कितना प्रेशर होएगा कि यार ये जो लोग हैं ये एलिगेशन लगा देते हैं, इनसे बच के रहो, इनको खुश रखो, ये जिधर नौकरी करना चाहती हैं उधर ही इनको करने दो, जब छुट्टी लेना चाहती है इनको छुट्टी दे दो। तो हम डॉक्टरों का क्या स्टेटस है? ऐसे माहौल में एक एडमिनिस्ट्रेटर का आगे भी काम करना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि किसी भी डॉक्टर का, क्योंकि फीमेल्स एक फैमिली है। हम मजाक करते हैं, कभी ये हमारे साथ मजाक करते हैं,
एक कभी हम इनके साथ छोटे मोटे मजाक कर देते हैं, इसी तरह से हम काम करते रहते हैं, आउटपुट देते हैं, हंस हंस के काम करते हैं, बड़ा हमारे साथ आपस में कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा होता है, बैठ के यहाँ खाना खाते हैं। तो ये इस माहौल में फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है काम करना। तो सरकार को ये मुझे लगता है कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि ऐसा ना किया जाए। ही इज़ ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत इंप्रूवमेंट लाई है इन्होंने जब से आए हैं, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। नरेश कुमारी। नरेश कुमारी, जो सेक्सुअल हरासमेंट का जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं बीएमओ पे, क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर ये इस पे तो हमारे कुछ सर ने तो कुछ ऐसी कोई किया ही नहीं हमारे साथ, और कुछ ऐसी बात हुई नहीं हमारे साथ। जब ये पे का मसला था तो वो सर पे का ही मसला था हमारा, तो ये चीज़ हमें पता ही ना, हमने साइन किए ना हमें पता है इस चीज़ का। आपका नाम भी उसमें है? मेरा नाम सर मुझे पता ही नहीं लिस्ट में है या नहीं, पर उसमें नीचा लिखा मेरा नाम नरेश कुमारी, मैं साइन करती हूँ। इसको मैंने इस सेक्शन से उठा के दूसरी सेक्शन में लगा दिया। एक बात होगी। और उसके बाद एक लड़की है अंजू शर्मा, अंजू बाला, वो गायनी सेक्शन लेबर रूम यहाँ पे होती है। वहाँ पे क्या था, लेबर रूम में वहाँ पे एक इसने क्या करना, जो भी डिलीवरी होनी, कोई 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपया, तो मुझ मेरे पास अटेंडेंस ने आ जाना, पेशेंट्स ने आ जाना कि देखो जी पैसे लेती है हमसे, मेरी बदनामी कि बीएमओ देखो वो खा रहा है पैसे। मैंने इसको उस सेक्शन से उठा के दूसरे सेक्शन में कर दिया। तीसरी लड़की सोनिया शर्मा, सोनिया शर्मा ही है वो, सोनिया पवार है, वो पलावाला से आती है। ये लॉकडाउन जो हुआ हमारा मार्च अप्रैल में लॉकडाउन जो हुआ था, उस लॉकडाउन में मेरे बाकी एम्प्लॉइज़ ने मुझे कोई चिट्ठी भेजी कि सर हमारे पास गाड़ी नहीं, हम नहीं आ सकते। किसी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि हम कैसे आएँ। ये करके मैंने उनको बोला कोई बात नहीं, मैं आपका ये अरेंजमेंट करता हूँ। मैंने आपको उसका किसी का कोई अरेंजमेंट, किसी को एम्बुलेंस भेज दी, किसी को किसी भी गाड़ी में बुला लिया, ऐसा। इस लड़की ने 1.5 महीना ये मेरे पास हॉस्पिटल नहीं आई, ना इसने कोई मुझे फ़ोन किया, ना इसने मुझे कोई एप्लीकेशन भेजी, और ना ही फिर मैंने एक दिन इसकी एक्सप्लेनेशन निकाली कि भाई तू है कहाँ पे, कल को मेरे पे बारी आ जाएगी कि तूने पता नहीं किया अपने एम्प्लॉय का। जिस दिन मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन निकाली उसके दूसरे दिन ये लड़की आ गई यहाँ पे, यहाँ दरवाजे पे खड़ी होती है, मुझे कहती है मैं यहाँ पे आई हूँ मैं किसके लिए, सिर्फ आपकी ये एक्सप्लेनेशन का जवाब देने, जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता मैंने हॉस्पिटल नहीं आना है। ये इस लड़की का जवाब है। मैंने इसको बोला तू बात कैसे कर रही है, तूने मुझे फ़ोन कर लेना, मेरे पास तेरा फ़ोन नंबर नहीं है, मेरे पास तेरा फ़ोन नंबर नहीं है। मेरा फ़ोन नंबर नहीं है। मैंने अपने एनओ को बोला, मैं इसको बाहर निकालो लड़की को। अब नहीं ये बोलना था मैंने, जिस लड़की को बोलने की तमीज़ नहीं है और कहती तेरा नंबर नहीं है मेरे पास। उसके बाद ये चली गई एसडीएम सर के पास, ये लड़की जाती है एसडीएम, उन्होंने भी पूछा क्या बात है, ये सर ऐसे ऐसे बात है। उसने बोला तूने फ़ोन करना चाहिए था, तूने उसको एप्लीकेशन देनी चाहिए, ऐसे तो कोई नहीं, ऐसा तो नहीं होता। फिर मतलब ये बात उनके साथ ऐसी हो गई उनके बाद। अब ये इन 3 लड़कियां जो है यही पिक्चर में है, ये तीनों लड़कियां जो है पिक्चर में है। आज छुट्टी छोड़ के गई हैं, 2 दिन पहले 2 दिन की छुट्टी छोड़ के गई थी, उसके 2 दिन पहले 2 दिन की छुट्टी छोड़ के गई थी। अब कर क्या रही हैं, ये जाके मीडिया को बाइट दे रही हैं, मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट हो रही है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। बात सैलरी की थी। अच्छा, उसके बाद मैं आपको एक और बात पीछे ले जाता हूँ थोड़ा सा। ये मेरे पास 3 तारीख को आती हैं यहाँ पे, 3 जून को, कि सर हमारी सैलरी अप्रैल मई की पेंडिंग है। मैंने उनको बोला मैं आपकी अप्रैल की सैलरी जो है मैंने उसका अरेंजमेंट कर दिया है, लेकिन मई की सैलरी मेरे पास पैसा होगा तो मैं दूंगा आपको। ये बात 3 की है। 4 को जब मैं सुबह हॉस्पिटल आता हूँ तो आगे ये सारे स्ट्राइक पे बैठे हैं, और इनको मैंने बोला कि मई अप्रैल अगर सैलरी की बात होती तो इन्होंने स्ट्राइक पे क्यों बैठना था। सैलरी तो मैंने इनको मान दी और डाल भी दी, अप्रैल की सैलरी मैंने इनको डाल दी, लेकिन मई की सैलरी तो अभी जून चल रहा है, हमारी भी 3-3 4-4 महीने सैलरी। और मोर ओवर मज़े की बात यह है कि मीडिया वाले जब आते हैं ना, जो सोशल मीडिया वाले आते हैं, बाइट लेते हैं और चले जाते हैं, वो सोशल मीडिया वाले 9:30 बजे यहाँ जब वो स्ट्राइक पे बैठे हैं नीचे, 9:30 बजे आते हैं और 2:30 बजे तक, जब तक मैं नीचे नहीं जाता तब तक वो वहाँ पे वेट करते हैं। और ये बात मुझे ये बताओ कि अब वो मीडिया वाले उनकी प्रॉब्लम सुनने आए थे या किसी को बदनाम या साजिश के तहत आए थे। वो 6 घंटे वहाँ पे वेट करते हैं जब तक मैं नीचे नहीं जाता, और उनसे, और उस दिन वो बाइट जो देते हैं, आपको मीडिया में आपने देखा होगा या देख लेना, मेरी जो उन्होंने बेइज्जती की है, जो मेरे बारे में बोला हुआ है। अब मुझे ये बताओ कि मीडिया वाला जो है कोई ऐसे कैसे कर सकता है बगैर उसके फैक्ट्स के जाने हुए कि हाँ ये बात सच्ची है या झूठी है। ठीक है, सैलरी का इशू था, मैंने बोल दिया कि अप्रैल की आपकी सैलरी डाल दी है, लेकिन मई की सैलरी जो है जब पैसे आएंगे डाल देंगे। फिर भी वो उसको कहने के बाद 3 को मेरे पास आए हैं, वो 4 को वो स्ट्राइक में बैठ गए हैं, और उसके बाद लगातार हरासमेंट
मीडिया में जाके ये अपना जेके मीडिया में जाके इन्होंने मेरे बारे में सेक्सुअल हरासमेंट का केस ठोका है, मुझको वहाँ बोला है कि हमारी सेक्सुअल हरासमेंट हुई है। यहाँ पे इन्होंने इस मीडिया में, सोशल मीडिया में इन्होंने मुझे बेइज्जत किया है। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे मैं कहाँ पे गलत हूँ, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? फिर जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाए कि हमारे जो फ़ोन्स वगैरह थे वो बाहर रखे गए, अंदर आए, हमारे साथ जो सेक्सुअल हरासमेंट करने की कोशिश की गई या की गई, जो उन्होंने मतलब एक एप्लीकेशन भी दी हुई है, तो उसमें कितनी मतलब सच्चाई है या क्या कहना चाहेंगे, क्यों, कारण क्या बना, क्यों इस हद तक उनको जो है आना पड़ा? भाई साहब मैं आपको वही बता दी ना, पूरी स्टोरी बता दी ना कि ये पर्सनल ग्रज हो सकती है या किसी का भड़काया हुआ बयान हो सकता है कि आप ऐसा करो। क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि कुछ लोग ऐसे थे जो जिनका काम करने का तरीका अच्छा नहीं था या कुछ जो भी था, तो मैं अपने हिसाब से काम किया मैंने। अगर मैंने कोई गलत किया होता तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन मुझे क्यों उठा के नहीं फेंक देती बाहर? अगर मैंने इनके फ़ोन रखवाए हैं बाहर तो वो कब रखवाए हैं? जब मुझे पता चला है 10 दिन पहले कि ये रिकॉर्डिंग करती हैं लड़कियाँ। अच्छा। जब ये मुझे पता चलने में आया है कि इन्होंने रिकॉर्डिंग मेरी पीछे 5-6 महीने पहले की है, तो उसके बाद मैं कैसे फ़ोन लेके अंदर आने देता हूँ इनको? वो नहीं मैं आने दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा पर्सनल मैटर, ऑफिस की बात बाहर जाएगी तो मैं कल को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को क्या जवाब दूंगा? क्योंकि ये तो कुछ भी रिकॉर्ड करके जा सकती हैं यहाँ से। बाकी सेक्सुअल हरासमेंट की मैं आपको बात वही बोल रहा हूँ ना कि अपने कमरे में 10 नोटिस लगाए हैं कि मेरी मर्जी के बगैर अंदर कमरे, 2 एनओ मैंने बाहर खड़े किए हैं और वो मेरी मर्जी के बगैर किसी को अंदर नहीं आने देंगे। बाकी मेरे पास फुटेज है, मेरे पास वीडियो फुटेज है, आप इसको कभी भी चेक कर सकते हो। बाकी मेरे पास जो भी आता मैं दरवाजे से आगे नहीं उसको आने देता, उसको दरवाजे से आगे मैं उसको नहीं आने देता हूँ। बाकी कहने को मैं भी बोल। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.